हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। इग्नाइट क्लासेस जहां पर आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलती है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर एकदम मिनिमम कॉस्ट पे। यहाँ पर अभी हम लोग जो करने वाले हैं वो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था और एक क्लास ऑलरेडी हमने इसका कंप्लीट कर रखा है। आज इसका दूसरा क्लास जिसमें हम लोग एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले क्लास में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स को डिस्कस किया था। आज के क्लासेस में हम डिस्कस करने वाले हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल और साथ ही साथ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। दोनों मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो एक एक करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक चल करके कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझते हैं कि क्या होता है थॉमसन एटॉमिक मॉडल और क्या होता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या होता है ये तुम लोग समझोगे। सपोज करो कि ये एक स्फीयर है ना। सपोज करो कि ये हमारा क्या है, एक स्फीयर है और स्फीयर के अंदर कुछ पार्ट तुम्हें इंबेडेड देखने को मिल रहे होंगे, कुछ पार्ट तुम्हें इसके अंदर धसे हुए दिखाई दे रहे होंगे। जैसे ये हो गया, ये वाला पार्ट हो गया कंप्लीटली, है ना। ये वाला पार्ट हो गया, फिर ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट है। तो थॉमसन ने सिंपल फॉर्म में बोला था कि अगर एक वाटरमेलन आप लेते हो, वाटरमेलन तो आपने देखा होगा, वाटरमेलन का मैक्सिमम पार्ट जो होता है रेडिश होता है और ब्लैक ब्लैक टाइप्स के सीड्स जो होते हैं उसके अंदर इंबेडेड होते हैं, उसके अंदर धसे हुए होते हैं। सेम तरीके से यहाँ पर भी है कि अगर तुम एक इस तरीके का वाटरमेलन लेते हो, बीच से उसको कट कर देते हो, तो जितना पार्ट तुम्हें रेडिश देखने को मिल रहा है वो सारे के सारे रेडिश पार्ट को इन्होंने प्रोटॉन का नाम दिया था। किसका नाम दिया था? ये जितने रेडिश पार्ट तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये तुम्हारे हैं प्रोटॉन्स, ये तुम्हारे प्रोटॉन्स हैं। और जितने भी ये जो ब्लैक ब्लैक बीज की तरह, काले काले बीज की तरह धसे होते हैं, उन सब पार्ट्स को इन्होंने नाम दिया था क्या? इन सब पार्ट्स को इन्होंने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया था? दैट इज इलेक्ट्रॉन, इन्होंने इसका नाम दिया था। तो सिंपल फॉर्म में वाटरमेलन थ्योरी कुछ थ्योरी नहीं है, वाटरमेलन थ्योरी बोलो या थॉमसन एटॉमिक मॉडल बोलो, ये थ्योरी कुछ नहीं है। इस थ्योरी के हिसाब से बस इतना सा है कि अगर तुम एक वाटरमेलन लेते हो, बीच से उसको कट कर देते हो, तो वाटरमेलन का जितना रेडिश पार्ट है वो प्रोटॉन है और जितने उसमें ब्लैक सीड्स देखने को मिलते हैं वही तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स है। इतना सिंपल है, लेकिन इतना सिंपल एटम का स्ट्रक्चर नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन ऐसे प्रेजेंट हो। इसीलिए ये थ्योरी जो है वो बहुत जल्दी फेल कर जाती है, यानी कि बहुत जल्दी इसका ड्रॉबैक आ जाता है। हालांकि केमिस्ट्री में किसी थ्योरी को हम लोग फेल्ड नहीं बोलते। रीजन है इसके पीछे का कि उन्होंने कुछ ना कुछ नए चीजों के बारे में हमें बताया है। तो कोई भी थ्योरी फेल्ड नहीं है, जैसे कोई स्टूडेंट फेल नहीं होता है ना, वो उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक होता है जो अगली बार उसको क्या करता है कि वो ठीक करता है और फिर से एग्जामिनेशन में अपीयर करता है। सेम टाइप से यहाँ पर है कि इनको फेल्ड नहीं बोला जाता, इनका ड्रॉबैक बोला जाता है कि इनसे कुछ गलती हो गई, फेल्ड तो ये नहीं हुए थे। तो यही है आपका थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो आज पढ़ लेते हैं क्या है। जैसे थॉमसन प्रपोज्ड दैट एन एटम मे बी रिगार्डेड एज अ स्फीयर। एक एटम को क्या किया गया कि एक स्फीयर की तरह रिगार्ड किया गया, जिसमें है ना पॉजिटिव चार्ज, जिसमें क्या है कि कंप्लीटली स्प्रेड रहेगा आपका पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू द प्रोटॉन्स एंड इन विच द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। और इलेक्ट्रॉन्स अंदर उसके अंदर एम्बेडेड होगा। एम्बेडेड का मतलब होता है धसा हुआ होना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर क्या होगा, धसा हुआ होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर तुम देखो तो नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया है, सेकंड पार्ट में, इन दिस मॉडल द एटम इज विजुअलाइज्ड एज द pudding or cake of the positive charge with electrons embedded into it। देखो इसको दो टाइप्स का थ्योरी बोला जाता है। एक वाटरमेलन थ्योरी जो हमने समझा कि रेड पार्ट हमारा प्रोटॉन होगा, ब्लैक पार्ट हमारा जो सीड्स वाला पार्ट है वो हमारा प्रोटॉन्स होगा। उसी टाइप से इसको कंपेयर किया गया था प्लम पुडिंग थ्योरी से। किससे थ्योरी से? प्लम पुडिंग थ्योरी या फिर केक वाले थ्योरी पे ही बेसिस बनाया गया था। जैसे अगर तुम केक देखो, जो घर में तुम केक बनाते हो, तो सपोज करो ब्लैक फॉरेस्ट तुमने बनाया है, तो जितना भी ब्लैक वाला पार्ट तुम्हारा दिखाई देगा वो सारे के सारे प्रोटॉन है। उसके अंदर कुछ कुछ ड्राई फ्रूट जो है तुम इम्बेड कर देते हो, है ना, कुछ कुछ धसा देते हो। जैसे किशमिश डाल दिया तुमने उसके ऊपर, है ना, या फिर गड़ी डाल दिया तुमने, छोहाड़ा डाल दिया इसके ऊपर, ठीक है। तो वो सारे के सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वही चीज ये थ्योरी जो है वो बताना चाहता है। एक बार फटाफट से इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लोगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। थर्ड पॉइंट हमें यहां पर गिवन है। थर्ड पॉइंट क्या गिवन है कि द मास ऑफ एटम, जो एटम का मास होता है, इज कंसीडर्ड टू बी इवनली स्प्रेड ओवर द एटम अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। मतलब क्या होता है कि एक एटम के अंदर जो होता है वो प्रोटॉन जो है इवनली स्प्रेडेड होता है, मतलब एकदम
मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किधर प्रोटॉन प्रेजेंट है और किधर हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो कंप्लीटली स्प्रेड होते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स्ड होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ये एटॉमिक मॉडल क्यों फेल कर गया? सबसे पहला रीजन था कि कोई इसके पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, बस बोल दिया कि हाँ चलो ऐसा होता है, ऐसा होता है, प्रोटॉन है ये, है ना, जितना रेड पार्ट दिख रहा है वो प्रोटॉन है और जितना तुम्हें बीच दिख रहा है ब्लैक ब्लैक वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है तो ये थ्योरी तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा है आपका कि न्यूट्रलिटी को नहीं बताता, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को, मतलब क्या है कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब भी कोई एटम न्यूट्रल होगा, बट जितना तुम्हें रेड पार्ट एक वाटरमेलन के अंदर देखने को मिलता है उतना क्या सीड्स होते हैं क्या? बहुत कम अमाउंट में सीड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं करता था। इट वाज दिस मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम, है ना। This model was not able to explain, यहां पर ऐसे लिख दो, not able to explain the overall neutrality of the atom। ठीक है, उसके साथ साथ it could not satisfy explain the result of the scattering experiment carried out by the Rutherford in 1911। 1911 में रदरफोर्ड के थ्रू एक थ्योरी एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक थ्योरी मतलब सजेस्ट किया गया था जो कि था रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये क्या था, है ना, क्यों ये गलत हो गया, इसी के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट है हमारा थॉमसन एटॉमिक मॉडल यहीं स्टार्ट हुआ और यहीं पर खत्म हो गया। अब आता है सेकंड पार्ट, दैट इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो आ जाओ इसको हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, एक बार तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऊपर वाले का ले लिया, चलो ठीक है। देखो रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, इसको समझने से पहले हमें इसके फिगर को समझना होगा कि ये फिगर हमसे कहना क्या चाहता है। ठीक है, कितने मिनट हो गए? तो 6 मिनट 56 सेकंड हो चुके हैं, 7 मिनट के अप्रॉक्स। चलो देख लेते हैं क्या होता है। ऑब्जर्वेशन में हमें क्या क्या देखने को मिलता है वो समझते हैं। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक ब्लॉक ऑफ लेड लिया, है ना, लेड का एक ब्लॉक लिया जिसके अंदर से इन्होंने अल्फा रेज को पास कराया। ये सोर्स ऑफ अल्फा रेज है जहां से अल्फा रेज तुम्हें निकलता हुआ क्या दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, अल्फा रेज जो निकलता हुआ तुम्हें क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, अल्फा रेज कुछ इस तरीके से निकला। ठीक है, यहां पर दो टाइप्स के हम लोग को स्लिट लगे हुए हैं, है ना, स्लिट लगे हुए हैं। ये सर स्लिट का काम क्या है? स्लिट का बीच में गैप इतना होगा, इतना कम गैप होगा कि इसके बीच से केवल एक ही पार्टिकल्स मूव कर सकता है, केवल और केवल एक पार्टिकल्स मूव कर सकता है। तो यहां से एक पार्टिकल्स मूव किया, यहां पर तुम्हारे पास होगा ये जो पार्ट तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये पार्ट जो होता है ये तुम्हारा गोल्ड फॉइल होता है। क्या होता है? गोल्ड फॉइल, कहीं लिखा होगा, हाँ यहाँ पर देखो 3 गोल्ड फॉइल है। जब इससे टकराता है ना तो उसको सिंपल फॉर्म में कहाँ जाना चाहिए था? स्ट्रेट लाइन देखने को मिलना चाहिए था, तो ये स्ट्रेट लाइन में जाता है। ये जो स्क्रीन तुम्हें पीछे दिख रहा है, ये तुम्हें सर्कल टाइप का जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ये जो होता है ये होता है जेडएनएस स्क्रीन। क्या होता है? जेडएनएस स्क्रीन। सर इसका काम क्या होता है? जेडएनएस स्क्रीन होता है कि अगर कोई चीज उस पर टकराएगा तो वहां का कलर जो है वो वहां से निकल जाएगा। जैसे बचपन में तुमने देखा होगा कैमरा का रील जो है वो यूज किया जाता था। कैमरा के रील में क्या था कि अगर कहीं पे गलती से हाथ पड़ गया तो वहां से ब्लैक कलर हट जाता था। पहले जो टाइम में आता था, निगेटिव देखते थे ना, निगेटिव जो बनता था कैमरा, जो पहले आता था कि एक रील तुम डालते थे तो जो रील होता था ना, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर वहां पर टच करोगे तो वहां ब्लैक वाला पार्ट हट जाता था। ठीक है, सेम किस में है, यहाँ सर्कुलर जेडएनएस स्क्रीन तुम्हें देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ अल्फा पार्टिकल्स तुम्हें देखने को मिलेंगे और अल्फा पार्टिकल्स का डेविएशन जो है बहुत खतरनाक देखने को मिलेगा। कुछ इसके पीछे मिलेंगे तुम्हें, कुछ यहाँ अपर पार्ट में देखने को मिलेगा, कुछ इधर इस वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। तबाही तो तब हो गया जब यहाँ पर भी कुछ जो है अल्फा रेज के पार्टिकल्स जो थे डेविएट कर गए। तो इस बेसिस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया सबके सामने कि आखिर ऐसा क्यों चल रहा है ना, आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स के जो पार्ट है वो तो यहाँ पर आ रहे हैं, है ना, लेकिन कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर, यहाँ तक तो फिर भी समझ में आता है, यहाँ और यहाँ पर क्यों देखने को मिल रहा है। तो इसी के ऊपर ये इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया था, है ना। क्या ऑब्जर्वेशन था इनका? ऑब्जर्वेशन इनका था कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहे हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं और यहाँ पर टकरा रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है अपने एंगल से डेविएट कर रहे हैं और यहाँ पर जा रहे हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स, लगभग 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल्स ऐसा था जो कंप्लीटली बाउंस बैक हो गया, जिधर से गया उधर ही जाकर ये मुड़ गया, उधर से जाकर ये इधर मुड़ गया। ठीक है, तो आज आप देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेस थ्रू
थ्रू द फॉइल विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करता है, स्ट्रेट लाइन में वो पास कर जाता है। दूसरा क्या है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो स्मॉल एंगल्स के साथ डिफ्लेक्शन शो करते हैं, जबकि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि डिफ्लेक्टेड बैक यानी बाउंस बैक कर जाते हैं, जाते हैं पीछे मुड़ जाते हैं, जाते हैं और पीछे मुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये था, ये तो हमारा ये सारा का सारा पार्ट था। सर इसके बेसिस पे कंक्लूजन क्या दिया गया है ना, क्या बताया गया इसके बारे में। ठीक है, तो आ जाओ कंक्लूजन हम लोग पढ़ते हैं कि क्या हमसे इससे पता चला। इससे हमें एक चीज पता चला कि क्योंकि मैक्सिमम रेज स्ट्रेट लाइन में चला जा रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम पार्ट जो एटम के अंदर है वो खाली है। मैक्सिमम पार्ट क्या है, खाली है तभी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, वहां पर टकरा रहा है ना। अगर खाली नहीं होता, बीच में भीड़ होता, तो ऐसे अल्फा पार्टिकल्स जाता, इधर उधर डिफ्लेक्ट कर जाता। यानी कि मैक्सिमम पार्ट जो है ना एक एटम के अंदर वो खाली है। पहला कंक्लूजन तो ये मिला। कुछ वाले पार्ट जो हैं वो सिंपल फॉर्म में क्या किए कि यहां पर जाकर डिफ्लेक्शन शो किए, है ना, डिफ्लेक्शन शो किए। डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब क्या होता है कि यहां पर जो अल्फा रेज होता है उनका नेचर याद रखना कि ये पॉजिटिव होते हैं नेचर में, और पॉजिटिव पार्ट पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके पास क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट होगा, है ना, पॉजिटिव पार्ट होगा, तभी ये पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है और इधर चल जा रहा है। अगर इसके पास नेगेटिव पार्ट होता तो ये क्या होता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता ना अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता था, लेकिन यहाँ पर तो अट्रैक्शन हो नहीं रहा, यहाँ पर तो रिपल्सन हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसके बीच में रिपल्सन होता है और कुछ बाउंस बैक कर जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि कुछ हेवी मास जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। पहले तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या है। नेक्स्ट पार्ट में हमें लिखा हुआ है कि स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द स्मॉल एंगल्स। उससे पहले कुछ यहां पर पार्ट होगा कंक्लूजन में, यहां देखो, है ना, ये देखो कंक्लूजन में पहला पॉइंट लिखा है कि सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेस थ्रू द फॉइल विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन, बिना कोई डिफ्लेक्शन के थ्रू वो पास कर रहा है, इसका मतलब है इट मस्ट बी सफिशिएंट एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम, यानी कि एटम के अंदर कहीं ना कहीं कुछ सफिशिएंट एम्प्टी स्पेस जरूर प्रेजेंट है। ठीक है सर। सेकंड पॉइंट में आ जाओ। सेकंड पॉइंट में क्या है, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय द स्मॉल एंगल्स। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज हैज टू बी कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम, है ना, बहुत स्मॉल वॉल्यूम के अंदर क्या है, पॉजिटिव पार्ट जो है वो आपका प्रेजेंट है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। उसके साथ साथ थर्ड पार्ट में हमने देखा कि कंप्लीटली बाउंस बैक कर गया। इससे हमें पता चलता है कि जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। अगर हम लोग वॉल्यूम बात करें किससे, एटम के वॉल्यूम से, तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत छोटा है अगर हम लोग एटम के बेसिस पे उसको कंपेयर करें तो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अब न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम क्या बोलता है इसका, ये सारा का सारा तो पार्ट हमने देख लिया कि मैक्सिमम पार्ट जो थे वो अनडेविएटेड चले गए, है ना, एकदम स्ट्रेट लाइन में पास कर गए, तो हमें पता चला कि मैक्सिमम पार्ट उसका खाली है। कुछ वाले पार्ट उसको डिफ्लेक्ट कर गए, जिससे हमें पता चला कि उसके सेंटर में जो है पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, क्योंकि इसके पास भी, किसके पास, अल्फा रेज के पास भी पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव को रिपेल करता है, इसलिए हमें डिफ्लेक्शन शो हुआ। ठीक है, तो अब ये न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम क्या है, आ जाओ पढ़ लेते हैं, है ना। न्यूक्लियस के बारे में ये सारा का सारा चीज बताएगा हमें। इसके बेसिस पे है द पॉजिटिव चार्ज and most of the mass of the atom is densely concentrated in the extremely small region। बहुत ही छोटे रीजन के अंदर सारा का सारा मास जो है उसका प्रेजेंट है ना। This very small portion of the atom was called nucleus। इसी को सिंपल फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। ठीक है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस किसके थ्रू सराउंड होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे सराउंडेड होंगे, दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विथ अ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। और वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है बहुत हाई स्पीड के साथ मूवमेंट करता है, और जो इस फिक्स्ड पाथ में मूवमेंट करता है उसी को इन्होंने नाम दिया किसका, ऑर्बिट का। थर्ड पॉइंट देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस जो है वो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, इसलिए वो एक दूसरे के साथ जो होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है,
ये तो आप पढ़ोगे क्लास 12th में अच्छे तरीके से पढ़ोगे। फिलहाल के लिए मैं बस इतना बता देता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जब भी कोई दो चार्ज पार्टिकल्स यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल फॉर्म में क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे सिंपल फॉर्म में होता है दो मासेस के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। बस वैसा ही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर। छोटे छोटे टर्म्स है, एकदम पढ़ते जाना। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर जैसे सिंपल फॉर्म में अगर मैं एग्जांपल लूं सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब इसमें 11 प्रोटॉन जो है वो प्रेजेंट होगा इसके न्यूक्लियस में। और क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने प्रेजेंट होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट होंगे न्यूट्रल एटम के लिए। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आता तो बात कुछ बदल जाती। ठीक है सर। तो ये सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसके पास 11 प्रोटॉन है। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग सिंपल फॉर्म में डिफाइन करते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन दैट एलिमेंट। यानी कि किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वही होगा उसका एटॉमिक नंबर। तो देखो क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग Z के बेसिस पे शो करते हैं, है ना। यही है आपका सारा का सारा। एग्जाम्पल में अगर देखो, है ना, तो हमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर दिया है 1 और सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर दिया है 11। तो इस बेसिस पे आप ये बोल सकते हो कि एटॉमिक नंबर जो होगा वो इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम के लिए अगर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हुआ तो फिर तुम्हारा एटॉमिक नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा। समझ गए बात को? समझ गए बात को? हाँ सर, बात को तो हम समझ गए। एक सेकंड रुक जा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया रे बाबा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मास नंबर। ठीक है, चलो देखो मास नंबर क्या होता है समझना। मास नंबर क्या होता है कि द नंबर ऑफ, मास नंबर किसको बोलते हैं? अभी तक हमने एटॉमिक नंबर देखा कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होता है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना, सम कर दोगे किसका? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, तो वो हमें मिल जाएगा क्या? मास नंबर। तो वही है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स, है ना। यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसी को अगर तुम ऐड कर दो तो वो सिंपल फॉर्म में फॉर्मेशन करते हैं किसका? न्यूक्लियॉन्स का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? न्यूक्लियॉन्स का फॉर्मेशन करते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर को ए के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ए अगर आपको निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होगा एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ क्या? न्यूट्रॉन्स। इस बेसिस पे तुम एकदम आराम से मास नंबर किसी का भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? हाँ वही देखा, मास ऑफ मास नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यही शायद हमने यहां पर लिखा था एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर भी तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के ही इक्वल होता है भाई, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लिख सकते हो या एटॉमिक नंबर प्लस प्रोटॉन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्या है? आइसोटोप्स। ये सारे के सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं, बस इसको तुम्हें याद रखना है। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होता है सर? ये भी हमें बता दो, एकदम बताया जाएगा आपको। आइसोटोप्स क्या होता है ना, दो या दो से ज्यादा एटम जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम देखने को मिलेगा, आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, लेकिन एटॉमिक मास में तुम्हें डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसी को सिंपल फॉर्म में हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। जैसे हाइड्रोजन है, एटॉमिक मास इसका कितना है? 1, है ना। इसका एटॉमिक मास कितना है? 2। इसका एटॉमिक मास कितना है? 3। दिख रहा है क्या अच्छे से? दिख रहा है क्या अच्छे से? हाँ दिख रहा। ठीक है, एक हाइड्रोजन का मास 1 है, एक हाइड्रोजन का मास 2 है, एक हाइड्रोजन का मास 3 है, लेकिन सबका एटॉमिक नंबर कितना है बताओ? सबका एटॉमिक नंबर कितना है? 1 1 और 1। तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप्स। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप्स। और ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? आइसोटोप्स के एग्जांपल है। नोट करोगे? एक बार नोट कर लो फटाफट से। हो गया? चलो आ जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के भी कुछ आइसोटोप्स जो होते हैं नेचर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे क्लोरीन, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम, मास नंबर डिफरेंट, इसका 35, इसका 37। आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स। यहां पर भी देखो तुम
यहां पर भी देखो तुम, कार्बन है, मास कितना, एटॉमिक नंबर कितना, 6 6 6, मास नंबर 12 13 14, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो ये सिंपल फॉर्म में क्या हो गया, आइसोटोप्स। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, आइसोटोप्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जांपल है आइसोटोप्स के। अब जितने एग्जांपल याद रखना चाहो आप रख सकते हो, आप फ्री हो अपने तरफ से। नेक्स्ट है आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, बार से अगर तुम समझो तो ये थोड़ा थोड़ा फीलिंग लाता है भार जैसा, है ना। भार का मतलब होता है वजन, वजन मतलब होता है मास, आइसो का मतलब होता है सेम, यानी कि दो या दो से ज्यादा एटम्स जिनका सेम एटॉमिक मास देखने को मिलेगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर देखने को मिलेगा। इस वाले केसेस में एटॉमिक नंबर सेम था और मास नंबर डिफरेंट था। अब जो होगा, मास नंबर तुम्हारा सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होगा। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है और कार्बन, नाइट्रोजन का मास 7 और होता है 14, कार्बन का मास होता है 6, और एक कार्बन का, कार्बन 3 आइसोटोप्स में प्रेजेंट होता है। इसमें लिखा हुआ है क्या, कार्बन, हाँ देखो, एक कार्बन का यहां देख रहे हो तुम, मास कितना है, 14 है ना। तो उसी टाइप से हमने कार्बन 14 लिया है। यहां पर दोनों का मास नंबर सेम मिल रहा है बट एटॉमिक नंबर अलग अलग देखने को मिल रहा है, आइसोबार। क्या है, आइसोबार का हमें ये सिंपल फॉर्म में एग्जांपल देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जांपल हमें देखने को मिलेगा। बोलो क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, है ना, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लास्ट पेज में, है ना। आज का हमारा लास्ट, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक क्या था, इसे हमें समझना है। ये कभी कभी रिटन फॉर्म में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ड्रॉबैक क्या क्या है। आ जाओ एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ड्रॉबैक क्या होगा। अगर हम लोग ड्रॉबैक के बारे में बात करें तो रदरफोर्ड का पहला ड्रॉबैक ये था कि इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स के लिए कोई थ्योरी नहीं था। मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई भी थ्योरी है जिसको अगर तुम्हें बताना है कि मैं ये थ्योरी पूरे दुनिया में देना चाहता हूं, तो सबसे पहले एक बंच ऑफ साइंटिस्ट जो है वो सामने बैठेंगे, है ना। उनको उनका क्वेश्चन आएगा, तुम्हें आंसर देना होगा यानी रिप्लाई करना होगा। अगर तुम सारे क्वेश्चंस को रिप्लाई दिए, वो सेटिस्फाइड हो गए, तब जाकर वहां से पास होता है और तब जाकर कोई थ्योरी बनता है। ठीक है, कोई एटॉमिक मॉडल बनता है। तो ये जो जब दे रहे थे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल अपना दे रहे थे, तो उसी टाइम वहां पर भीड़ में जो था एक साइंटिस्ट बैठे थे जिनका नाम था नील्स बोर, है ना। वो खड़े होते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, आप बोल रहे हैं कि बीच में हमारे पास प्रोटॉन प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। हालांकि न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी तो उस टाइम नहीं हुआ था। मतलब सपोज करते हैं कि सेंटर में हमारे पास प्रोटॉन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके आसपास चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, एक सेकंड, सॉरी, हेलो हेलो, हाँ ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स जो होता है उसके आस, इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके आसपास क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि अगर दोनों एक दूसरे के आसपास चक्कर लगाता है तो क्या अल्फा पार्टिकल, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो रदरफोर्ड बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल चार्ज पार्टिकल्स तो है, प्रोटॉन्स भी है और इलेक्ट्रॉन्स भी हमारा चार्ज पार्टिकल्स है। बोले ठीक है। तो हमने ऐसा देखा है ना, मैक्सवेल थ्योरी से पहले आ गई थी फिजिक्स में, उसके बेसिस पे था मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। उसके बेसिस पे था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स लगातार मूवमेंट करता है ना, लगातार मूवमेंट करता है, तो वो अपने एनर्जी को लूज करता है और एक टाइम में वो अपनी एनर्जी को कंप्लीटली लूज कर देता है। ऐसा समझ सकते हो इस थ्योरी को कि टॉर्च तुमने जलाया होगा, कि टॉर्च को जब नया नया बैटरी उसमें लगाते हो तो टॉर्च को ऑन करते हो तो उसका इंटेंसिटी ज्यादा होता है, लेकिन अगर उसी खोल को छोड़ दो तो धीरे 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 उसका जो इंटेंसिटी होता है कम होने लगता है और लास्ट में उसका एनर्जी एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो बोलता हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल्स है, अगर प्रोटॉन्स चार्ज पार्टिकल्स है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी अपने एनर्जी को लूज करेगा और लास्ट में जाकर न्यूक्लियस के पास मिल जाएगा। कुछ इस टाइप से अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो कुछ इस टाइप से इनका कहने का मतलब था कि अगर ये तुम्हारा ये आपका न्यूक्लियस है, ये अगर आपका कहीं इलेक्ट्रॉन्स है और अगर ये कंटिन्यूअसली मूवमेंट कर रहा है तो एक टाइम के बाद ये अपने एनर्जी को लूज करेगा, लूज करते 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 लास्ट में ये कहां चला जाएगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा, जिसके कारण एटम तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है ना, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो सिंपल फॉर्म में यही था इनका ड्रॉबैक का सबसे बड़ा रीजन, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तो भाई एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, एटम का तो कोई बचेगा ही नहीं, एटम तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या है, when a body is moving in an orbit it achieve acceleration, thus the electrons moving around the nucleus in an orbit under acceleration। वही सारा का सारा पार्ट जो है ना,
ये बारे में हमें बताता है। लास्ट में हमारे पास क्या है, रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम्स के स्टेबिलिटी को ये बिल्कुल नहीं बता पाते हैं कि इफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, आ जाओ सेकंड पॉइंट, है ना। सेकेंड पॉइंट क्या है, रदरफोर्ड मॉडल डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, अराउंड द न्यूक्लियस एंड अबाउट देयर एनर्जीज। यानी कि रदरफोर्ड जो थे वो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, है ना, इसके बारे में उनके पास कुछ आइडिया नहीं था। जैसे अभी आप भरते हो ना, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स, इसके बारे में उनको कुछ भी आइडिया नहीं था। ठीक है, तो आज के क्लासेस में हमने देखा थॉमसन एटॉमिक मॉडल, उसके साथ साथ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में हम लोग बोस एटॉमिक मॉडल को देखेंगे, साथ ही साथ आगे आने वाले जितने भी थ्योरी है उसको भी एक एक करके कवर करेंगे। आज के क्लासेस में बस इतना ही। अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रख लोगे, ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी तुम्हारे पास मिलती रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट।